लखनऊ शहर की पुरानी तंग गलियों में जहाँ घरों की कहानियाँ दीवारों पर नमी बनकर चिपकी रहती थी, 75 वर्षीय बाबूलाल अपने छोटे से आंगन में एक टूटी हुई कांच की मेज के पास बैठे थे। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक स्थिर प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा उस बेटे की जो उन्हें शहर से दूर एक बेहतर जीवन देने का वादा करके ले गया था, और प्रतीक्षा उस दूसरे बेटे की जिसके साथ उन्होंने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। बाबूलाल की पत्नी श्रीमती जानकी देवी 70 साल की थी। उनका शरीर बूढ़ा था, पर मन में आज भी वही चंचलता थी जो उन्होंने अपने बच्चों को पालते हुए महसूस की थी। पिछले 2 महीनों से वे दोनों अपने बड़े बेटे अजय के घर पर थे। अजय की सरकारी नौकरी थी और शहर के पास इलाके में एक आलीशान बंगला। माँ, यहाँ सब कुछ बड़ा और सुंदर है, अजय ने उन्हें पहली बार घर दिखाते हुए कहा था। अब आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन जानकी देवी जानती थी कि आराम और खुशी एक ही चीज़ नहीं होती। इस बड़े घर में हर चीज़ थी सिवाय अपनेपन के। बहू सीमा एक आधुनिक और व्यस्त महिला थी। उसके पास समय था घर को सजाने का, क्लब जाने पर सास ससुर से 2 मीठे शब्द बोलने का नहीं। बाबूलाल और जानकी देवी का कमरा घर के सबसे कोने में था, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। यह कमरा नहीं था, बल्कि एक गोदाम जैसा था, जहां पुरानी चीज़ों के साथ उन्हें भी रख दिया गया था। पापा, आप लोगों को यहीं रहना चाहिए, बार बार हॉल में आने की ज़रूरत नहीं है, सीमा ने एक शाम धीरे से कहा था। मेहमान आते हैं और आप जानते हैं उन्हें बुढ़ापे की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। बाबूलाल ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि वह अपने बेटे के घर में मेहमान नहीं, बल्कि एक शोभा बिगाड़ने वाली पुरानी वस्तु बन गए हैं। बाबूलाल का छोटा बेटा विनय एक साधारण दुकान चलाता था। उसका घर छोटा था, 2 कमरों का, पर वहाँ हंसी, प्यार और गर्माहट थी। अजय के घर आने से पहले एक शाम अजय ने बाबूलाल से कहा था, पापा, विनय आपको ठीक से संभाल नहीं पाएगा, उसकी कमाई कम है, आपका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। बाबूलाल ने बेटे की आंखों में देखा था और कुछ नहीं कहा था। वह जानते थे कि दिल की अमीरी का स्टैंडर्ड पैसों से नहीं नापा जाता। एक दिन जानकी देवी ने गलती से अजय और सीमा की एक महंगी क्रिस्टल की मूर्ति तोड़ दी। डर और घबराहट से उनका शरीर कांप उठा। सीमा ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या कर दिया आपने? इसकी कीमत पता है आपको? आप लोग किसी काम के नहीं रहे। बाबूजी ने पहली बार अपनी बहू को गुस्से से देखा। सीमा, शांत हो जाओ, वह मूर्ति नहीं, तुम्हारी जुबान टूटी है। इसकी कीमत तुम्हारे संस्कार से ज़्यादा नहीं हो सकती। अजय बाहर आया, पर उसने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि पिता को डांटा। पापा, आप क्यों माहौल ख़राब कर रहे हैं? आप यहाँ शांति से रहिए, यही मेरी आपसे विनती है। बाबूलाल और जानकी देवी ने रात भर बात नहीं की। सुबह जानकी देवी ने बाबूलाल से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, हमें अपने घर जाना है। हमारा घर ईंटों का भले ही छोटा हो, पर वहाँ दिल बड़ा है। बाबूलाल उठे। उन्होंने एक टूटी हुई धुंधली परिवार की तस्वीर उठाई, जिसमें अजय और विनय दोनों बचपन में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वह तस्वीर अजय की मेज़ पर रखी और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बिना किसी से कुछ कहे उस आलीशान घर से बाहर निकल गए। बाबूलाल ने अजय को कोई फ़ोन नहीं किया। वे सीधे स्टेशन गए और पहली ट्रेन पकड़ी। उनका गंतव्य था उनका छोटा विनय का घर। जब उन्होंने आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया तो विनय की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसने अपने सास ससुर को देखा और बिना एक भी सवाल किए उनके चरणों में गिर गई। माँ, पापा, आप यहाँ, आप ठीक तो हैं?
विनय भी उठा और दौड़कर अपने माता पिता के गले लग गया। उसने अजय से कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसके माता पिता की आंखों में सवाल का जवाब स्पष्ट लिखा था। अगले दिन विनय ने अपनी छोटी सी बचत से एक मजबूत लकड़ी की अलमारी खरीदी। उसने उस अलमारी को अपने माता पिता के कमरे में लगाया और कहा, माँ पापा, यह अलमारी आप दोनों के लिए है। आपकी हर चीज़, आपकी हर ज़रूरत अब से यहीं रहेगी। आपका सामान अब कहीं और नहीं जाएगा। जानकी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ अलमारी नहीं थी, यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक थी। कुछ दिनों बाद अजय फ़ोन पर आया। वह गुस्से में था। पापा, आप चुपचाप क्यों चले गए? लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का सवाल है। विनय ने फ़ोन ले लिया और कहा, भाई, पापा की इज्जत तुमसे बड़ी है। और रही बात लोगों की, तो लोग यह नहीं देखेंगे कि तुमने उन्हें कितना बड़ा घर दिया, बल्कि यह देखेंगे कि तुमने उन्हें कितना सम्मान दिया। बड़ा घर ईंटों से बनता है, पर असली घर माँ बाप के आशीर्वाद से बनता है। उस दिन बाबूलाल ने रसोई में अपनी बेटी सी बहू अनीता को चाय बनाते देखा। जानकी देवी पास बैठी हंस रही थी। आंगन में धूप थी और टूटी हुई मेज़ की जगह विनय ने एक नई मजबूत मेज़ ला दी थी। बाबूलाल ने जानकी देवी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, घर बड़ा होना मायने नहीं रखता, दिल बड़ा होना चाहिए। और हमारा घर अब सिर्फ ईंटों का नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का सबसे बड़ा महल बन गया है। विनय का छोटा घर अब सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं था, यह एक जीवंत मंदिर बन चुका था। जानकी देवी ने अपनी सुबह की शुरुआत आंगन में छोटे छोटे तुलसी और गेंदे के पौधों को पानी देने से की, जिन्हें अजय के घर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत याद किया था। बाबूलाल अपनी टूटी मेज़ की जगह आई नई लकड़ी की मेज़ पर बैठे। हर सुबह अखबार पढ़ते और चाय की चुस्कियों के साथ विनय और अनीता के साथ खुलकर हंसते थे। अनीता, उनकी छोटी बहू, ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी और की बेटी है। वह जानकी देवी के लिए उनके पसंद के मूंग दाल के लड्डू बनाती और बाबूलाल के लिए रोज़ शाम को उनकी पसंदीदा हर्बल चाय। एक दोपहर जानकी देवी ने बाबूलाल से कहा, मैंने अजय के बड़े घर में कई रातें बिना नींद के गुजारी। ऐसा लगता था जैसे उस विशाल कमरे की दीवारें मुझे खा जाएंगी, पर यहाँ तुम्हारी आवाज़ से ही मेरी आँख खुल जाती है। बाबूलाल ने मुस्कुराकर कहा, वह घर धन से बड़ा था, पर यह घर मन से बड़ा है जानकी, और मन से बड़ा कोई महल नहीं होता। उधर अजय का आलीशान बंगला खाली और ठंडा महसूस हो रहा था। माता पिता के जाने के बाद सीमा ने कुछ दिनों तक राहत महसूस की, लेकिन धीरे धीरे घर की वह गर्माहट गायब हो गई जो बुजुर्गों की उपस्थिति से आती है। अब सुबह कोई रसोई से मंदिर के भजन की आवाज़ नहीं आती थी, ना ही शाम को दालचीनी की खुशबू। एक शाम सीमा और अजय डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे और चुप्पी इतनी गहरी थी कि कांटों की आवाज़ भी गूंज रही थी। अजय, तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया? सीमा ने धीरे से पूछा। अजय ने निवाला रोका। क्या गलत किया? उन्हें आराम की ज़रूरत थी, हमने वह दिया। उन्हें बड़ा घर दिया, घर नहीं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए था उन्हें। सीमा ने पछतावे से कहा, तुमने देखा जब वे गए तो कोई दरवाज़ा बंद करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि खाना खाया या नहीं। हमारे घर में सब कुछ है अजय, पर अब खुशी की कमी है। अजय को अचानक वह टूटी हुई तस्वीर याद आई जो उनके पिता ने उनकी मेज़ पर छोड़ी थी। वह तस्वीर अजय और विनय की थी, जिसमें दोनों भाई हंस रहे थे।
वह समझ गया कि उस तस्वीर का टूटना केवल कांच का टूटना नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते का टूटना था। 1 महीने बाद लखनऊ में दिवाली की तैयारी चल रही थी। अजय ने सीमा को बताया कि वह अपने माता पिता और विनय से मिलने जा रहा है। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा सीमा, मैं उन्हें वापस लाने नहीं बल्कि संबंध जोड़ने जा रहा हूँ। सीमा ने नम आँखों से सिर हिलाया। उसने अपने हाथों से कुछ मिठाइयाँ पैक की, जिन्हें उसने इस बार पूरी श्रद्धा से बनाया था। अजय ने विनय के छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अनीता ने खोला। अजय को देखकर वह थोड़ी सहम गई, पर उसने सम्मान से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। बाबूलाल और जानकी देवी आंगन में बैठे धूप सेक रहे थे। अजय को देखकर जानकी देवी की आंखों में प्यार उमड़ा, पर बाबूलाल का चेहरा शांत और स्थिर रहा। अजय सीधे अपने पिता के चरणों में झुक गया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने घर और दौलत को आपसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। मैंने आपका नहीं बल्कि अपना ही सम्मान खो दिया। बाबूलाल ने हाथ जोड़कर अजय को उठाया। उठो बेटा, माफ़ी हम क्यों देंगे? हमने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा। हमने तुम्हें पाला है। हम तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते, पर हमने तुम्हें सच दिखाया है। विनय भी बाहर आया। अजय ने विनय को गले लगाया। वह गले मिलना औपचारिकता नहीं बल्कि सालों के जमे हुए बर्फ का पिघलना था। अजय ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, विनय, तुम सही थे। बड़ा घर मायने नहीं रखता, दिल बड़ा होना चाहिए। तुमने माँ और पापा को सिर्फ जगह नहीं बल्कि इज्जत दी। बाबूलाल ने अजय का हाथ थामा। बेटा, हमने सुना है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, पर तुमने हमें सिखाया कि बुढ़ापे में सहारा नहीं, सम्मान चाहिए, और तुम्हारी बहू अनीता ने हमें वह दिया है। हमने तुम्हें कभी घर से नहीं निकाला, बल्कि तुम्हें यह जानने का मौका दिया कि घर क्या होता है। उस दिवाली पर अजय और सीमा अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ उस छोटे घर में रहे। अजय ने उस शाम पहली बार अपने हाथों से जानकी देवी के पैरों की मालिश की। सीमा ने रसोई में अनीता के साथ मिलकर पूरी तन्मयता से खाना बनाया। घर छोटा था, पर हंसी की आवाज़ इतनी बड़ी थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अगले दिन अजय ने वापस जाते हुए बाबूलाल से कहा, पापा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। बाबूलाल ने मुस्कुराकर उसकी बात काटी। बेटा, हम यहाँ खुश हैं। अगर तुम्हें हमसे मिलना है तो तुम यहाँ आया करो। यह घर अब हमारा तीर्थ स्थान है, पर हमने तुम्हारे बड़े घर में एक चीज़ छोड़ी है, वह टूटी हुई तस्वीर। उसे जोड़ लेना बेटा। जब वह तस्वीर जुड़ जाएगी तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा परिवार भी जुड़ गया है। अजय अपने बड़े घर वापस लौटा, लेकिन अब उसके मन में शांति थी। उसने सबसे पहले जाकर वो टूटी हुई तस्वीर को फ्रेम से निकाला और गोल्डन ग्लू से सावधानी से जोड़ा। वह तस्वीर अब नए रिश्ते की रोशनी और जुड़े हुए सम्मान की प्रतीक बन गई थी। बाबूलाल और जानकी देवी ने अपने बेटों को यह सिखाया कि ईंटों का महल कभी इंसानियत के मंदिर की जगह नहीं ले सकता। बड़ा घर वह नहीं है जहाँ सबसे ज़्यादा कमरे हों, बल्कि वह है जहाँ माता पिता को सबसे ज़्यादा सम्मान मिले। बुढ़ापा बोझ नहीं है, यह तपस्या का फल है जिसे हर संतान को श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। अजय और सीमा अब अक्सर विनय के छोटे घर आते थे। वे अब अतिथि बनकर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य बनकर आते थे। अजय ने अपने माता पिता के लिए बाजार से महंगे तोहफे लाने बंद कर दिए और इसके बजाय वह अपने हाथों से उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाने लगा। कभी बाबूलाल की कुर्सी
के लिए एक आरामदायक गद्दी, तो कभी जानकी देवी के पौधों के लिए सुंदर मिट्टी के गमले। सीमा भी अपनी सास के साथ घंटों रसोई में समय बिताती। उसने जानकी देवी से वह पुराने पारंपरिक व्यंजन बनाना सीखा जो अजय को बचपन में बहुत पसंद थे। अब वह समझ गई थी कि असली कीमती चीज़ें बाजार में नहीं मिलती बल्कि विरासत में मिलती हैं। एक शाम बाबूलाल ने देखा कि अजय विनय के साथ बैठकर अपनी टूटी हुई तस्वीर के फ्रेम को और मजबूत कर रहा है। बाबूलाल ने अजय से पूछा, बेटा अब क्यों इसे मजबूत कर रहे हो? अजय ने सिर उठाकर कहा, पापा आपने कहा था कि यह तस्वीर हमारे रिश्ते का आईना है, पर अब मैं इसे भावनात्मक रूप से मजबूत कर रहा हूँ। यह सिर्फ फ्रेम नहीं, यह मेरे जीवन की नई नींव है। अजय के मन में अब केवल अपने माता पिता के प्रति सम्मान नहीं था बल्कि वह उन सभी बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहता था जिन्हें उसने एक समय बोझ समझा था। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने लखनऊ के पास इलाके में स्थित अपने विशाल बंगले के एक पूरे विंग को अलग किया और उसे इष्ट का घर नाम दिया। यह एक एनजीओ पहल थी जहां शहर के वे बुजुर्ग रहते थे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। इष्ट का घर किसी वृद्धाश्रम जैसा नहीं था। यहाँ हर बुजुर्ग को उनके ज्ञान और अनुभव के लिए सम्मान दिया जाता था। अजय और सीमा एक सप्ताहांत वहाँ जाकर उनकी सेवा करते, उनकी कहानियाँ सुनते और उन्हें वह अपनापन देते जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जब बाबूलाल और जानकी देवी ने पहली बार उस इष्ट का घर को देखा तो उनकी आंखें भर आई। यह उनके बेटे का प्रायश्चित नहीं था, यह उसका परिवर्तन था। बाबूलाल ने अजय के कंधे पर हाथ रखा। बेटा तुमने उस खाली घर को दिल दे दिया। अब वह घर नहीं रहा, वह सचमुच का मंदिर बन गया है। बाबूलाल और जानकी देवी ने कभी भी विनय का छोटा घर नहीं छोड़ा। वह अब उनका खुशी का ठिकाना था। यह घर जल्द ही पूरे मोहल्ले के लिए एक उदाहरण बन गया। मोहल्ले के युवा जोड़े सलाह लेने के लिए जानकी देवी के पास आने लगे कि कैसे अपने बुजुर्गों को खुश रखा जाए। उनकी कहानी कानों से होते हुए दिलों तक पहुंचने लगी। एक दिन एक पत्रकार ने विनय के घर आकर बाबूलाल का इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने पूछा, बाबूलाल जी आपके बड़े बेटे ने आपके लिए एक बड़ा आश्रम खोल दिया है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? बाबूलाल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो बेटा मेरा बड़ा बेटा अब भी मुझे बहुत कुछ देना चाहता है और अब वह सम्मान भी दे रहा है, पर हमारा असली तीर्थ तो यही है। यहाँ इस छोटे से घर में मुझे पता है कि मेरा हर बेटा और मेरी बहू दिल से मेरे साथ हैं। बेटा बड़ा घर वो होता है जहाँ सुख सुविधाएं हों, पर इष्ट का घर वो होता है जहाँ ईश्वर हो, और हमारे ईश्वर तो हमारे बेटे और बहू के सेवा भाव में बसते हैं। पत्रकार ने जब यह इंटरव्यू प्रकाशित किया तो शीर्षक दिया गया, लखनऊ का वह छोटा घर जहां सुख सुविधाओं से ज़्यादा इष्ट का वास है। समय बीतता गया। अजय, विनय, सीमा और अनीता अब एक अटूट परिवार थे। बाबूलाल और जानकी देवी ने सिर्फ 2 बेटों को जन्म दिया था, पर अब उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा और भरा पूरा परिवार है। एक संध्या जब बाबूलाल आंगन में बैठे थे और सूरज ढल रहा था, उन्होंने जानकी देवी से कहा, जानकी उस दिन हमने सोचा था कि हमारा बुढ़ापा टूटी हुई तस्वीर जैसा होगा, पर देखो भगवान ने उस टूटी हुई तस्वीर को सोने के फ्रेम में जड़ दिया। जानकी देवी ने धीरे से कहा, बाबूलाल रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस उन्हें संभालने वाले हाथों की ज़रूरत होती है। हमारे बच्चों ने देर से ही सही पर उन हाथों का मोल समझ लिया। कई साल गुजर गए। बाबूलाल और जानकी देवी अब अपने छोटे से घर में शांति और सम्मान के साथ
अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर चुके थे। उनके जाने के बाद विनय, अनीता, अजय और सीमा ने मिलकर तय किया कि वे उस छोटे घर को बेचेंगे नहीं, ना ही उसे खाली छोड़ेंगे। अजय ने सुझाव दिया, पापा ने हमें सिखाया कि यह घर ईंटों का नहीं, विचारों का है। हमें इस घर को एक विरासत बनाना चाहिए। विनय ने सहमति दी। उन्होंने मिलकर उस छोटे से घर को एक सामुदायिक पुस्तकालय और परामर्श केंद्र का रूप दिया, जिसका नाम रखा गया सम्मान निवास। सम्मान निवास में एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई, जिस पर बाबूलाल के शब्द लिखे थे, घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। जहाँ सम्मान मिलता है वहीं इष्ट का वास है। यह केंद्र शहर के उन सभी युवा जोड़ों के लिए खुला था जिन्हें परिवार के मूल्यों, बुजुर्गों की देखभाल और सच्चे सुख को समझने में मार्गदर्शन की जरूरत थी। अजय और विनय दोनों हर सप्ताहांत में यहाँ आते और अपनी कहानी साझा करते, यह बताते हुए कि उन्होंने कैसे दौलत के पीछे भागकर सम्मान खोया और फिर उसे विनम्रता से वापस पाया। अजय का बेटा गौरव 18 साल का हो चुका था। उसने अपने दादा दादी को उनके अंतिम वर्षों में विनय के घर पर रहते हुए देखा था और अपने पिता के प्रायश्चित को महसूस किया था। एक दिन गौरव ने अपने चाचा विनय से पूछा, चाचा जी, अगर दादाजी के पास वह बड़ा वाला घर होता तो क्या वह इतने खुश होते? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, वह बड़ा घर उन्हें आराम देता, पर यह छोटा घर उन्हें रिश्ते और सम्मान देता था। दादाजी ने हमें सिखाया कि सच्ची विरासत वो नहीं है जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने बच्चों में सींचते हैं। गौरव ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अपने दादा दादी के इस सम्मान निवास की जिम्मेदारी लेगा और उनकी कहानी को आगे बढ़ाएगा। वह अक्सर लाइब्रेरी में आने वाले युवाओं को बताता था कि कैसे उसका परिवार टूटकर फिर से जुड़ा और कैसे उसकी दादी जानकी देवी ने एक बार कहा था, रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस लोग उन्हें निभाना भूल जाते हैं। सम्मान निवास अब लखनऊ शहर की एक पहचान बन चुका था। यह एक यादगार थी कि कैसे एक बेटी की करुणा और एक बेटे के पछतावे ने एक परिवार को टूटने से बचाया। विनय और अजय दोनों भाई अब अपनी अपनी जिंदगी में सफल और संतुष्ट थे। वे जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी सफलता ना तो व्यापार की थी, ना ही पद की, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान को अंतिम समय तक बनाए रखने की थी। एक शाम जब सम्मान निवास की बत्तियां जल रही थी, अजय ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। भाई, हमें इस छोटे से घर को कभी नहीं बेचना चाहिए। विनय ने दीवार पर लगे बाबूलाल और जानकी देवी के मुस्कुराते हुए चित्र की तरफ देखा। नहीं अजय, यह सिर्फ घर नहीं है, यह हमारे पापा का आखिरी पाठ है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की नींव है। यहीं से हमने सीखा कि ईंटों का घर तो कभी भी बन सकता है, पर इष्ट का घर एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। सम्मान निवास की कहानी, जिसे अजय और विनय ने सामुदायिक पुस्तकालय और परामर्श केंद्र के रूप में स्थापित किया था, अब केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रही। इसकी अनूठी और प्रभावी पहल ने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। एक प्रमुख राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल ने सम्मान निवास पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका शीर्षक था, वो छोटा घर जिसने देश को रिश्तों का मोल सिखाया। इस डॉक्यूमेंट्री में बाबूलाल और जानकी देवी की विनम्रता, नंदिनी का बलिदान और अजय का गहरा प्रायश्चित
इन सबको सम्मान क्रांति का नाम दिया गया। सरकार ने इस मॉडल को सराहना की और सम्मान निवास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण के लिए अपनाने का निर्णय लिया। देश के कई राज्यों में पुराने परित्यक्त पारिवारिक घरों को इष्ट केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया, जहां बुजुर्गों के अनुभव को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया जाता था। अजय का बेटा गौरव, जिसने अपने दादा दादी की विरासत को संभाला था, अब सम्मान निवास आंदोलन का राष्ट्रीय युवा समन्वयक बन गया। गौरव ने अपनी दादी जानकी देवी के कहे शब्दों को हर मंच पर दोहराया। बेटी घर वापस लाती है। उसने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था बुजुर्गों का बैंक ऑफ एक्सपीरियंस, जहां सेवानिवृत्त लोग अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान को जरूरतमंदों के साथ बांटते थे। अजय और विनय दोनों गौरव के मार्गदर्शन में काम करते हुए अपने माता पिता के मूल्यों को जीवित रखने में गर्व महसूस करते थे। अजय ने अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सम्मान निवास आंदोलन के नाम कर दिया। उसने अंततः समझा कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि बुढ़ापे का आशीर्वाद है। लखनऊ का वह छोटा सा घर जहां छत से पानी टपकता था और दीवारों पर सीलन थी, अब इतिहास बन गया था। उसकी जगह एक सुंदर और आधुनिक बाबूलाल जानकी देवी स्मृति भवन खड़ा था, जिसकी दीवारों पर उनके जीवन की पूरी कहानी संगमरमर की नक्काशी में अंकित थी। नक्काशी 1, नंदिनी द्वारा मंदिर में खाना परोसना और माता पिता को लाइन में देखना। नक्काशी 2, अजय के बड़े घर में बाबूलाल और जानकी देवी का अकेलापन। नक्काशी 3, विनय के छोटे घर में आनंद और सम्मान की वापसी। नक्काशी 4, अजय द्वारा इष्ट का घर खोलना और गौरव का नेतृत्व। भवन के केंद्र में वही टूटी हुई और फिर जोड़ी गई परिवार की तस्वीर सोने के फ्रेम में स्थापित थी। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल उस भवन का दौरा करने आया। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ने अजय से पूछा, मिस्टर अजय, आपने अपने माता पिता के सम्मान में यह भव्य इमारत बनाई है। क्या आप सोचते हैं कि आपने अपनी गलती का पूरी तरह प्रायश्चित कर लिया है? अजय ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, प्रायश्चित तो उसी दिन हो गया था जिस दिन पापा ने कहा था कि उन्हें सहारा नहीं, सम्मान चाहिए। यह इमारत तो बस एक अंतिम संदेश है कि संबंध ईंट और रेत से कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। आज हमारे देश का हर घर जहां माता पिता को प्यार और इज्जत मिलती है, वह ईंटों का नहीं, इष्ट का घर है। विनय और गौरव दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनका परिवार अब सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि सम्मान और सेवा के धागे से बंधा हुआ था। बाबूलाल और जानकी देवी की कहानी अब एक अमर सत्य बन चुकी थी, जो हर दरवाजे पर दस्तक देकर पूछती थी, क्या आपका घर ईंटों का है या इष्ट का? तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।